प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट दो जो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें प्रथम है क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आप उन्नयन का अर्थ समझते हैं। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ। और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का अर्थ होता है जो सामान्य डेफिनेशन अभी तक हम देखते आए हैं उसके अनुसार वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। किंतु इस डेफिनेशन से इस चैप्टर में हमारा काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वथन की प्रक्रिया को समझना होगा और फिर क्वथनांक की डेफिनेशन नए सिरे से देनी होगी और फिर उस डेफिनेशन का उपयोग करके हमें क्वथनांक उन्नयन या फिर जो अगली पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक अनुमान उसको डिस्कस करना होगा। आइए देखें कि क्वथन है क्या। सामान्यतः जब हम कोई द्रव देते हैं तो आपने देखा था कि उस द्रव या किसी ठोस के पास कुछ न कुछ वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर विद्यमान होता है। आप जब वाष्पदाब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखा गया था कि यह 100 डिग्री पहुंचे बिना भी उस द्रव के ऊपर कुछ न कुछ वेपर्स बनी रहती है और ये वेपर्स किसी कारण बनी होती है। इस द्रव में विद्यमान कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होती है कि द्रव की सतह को छोड़कर ही बाहर निकल जाए। और द्रव की सतह को छोड़कर के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है इसी को ही हमने इवापोरेशन कहा था। तो इवापोरेशन में कोई जरूरी नहीं है टेम्परेचर उसके क्वथन बिंदु तक पहुंच ही जाए। उसके लो टेम्परेचर पर भी वहां पे वेपर्स विद्यमान होगी, वाष्प विद्यमान होगी, किंतु इस वाष्प की मात्रा अपेक्षाकृत काफी कम होगी। किंतु जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, इस द्रव के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब इससे निकलने वाले जो वाष्प हैं उनका जो वाष्पदाब होगा वह इस सरफेस के ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर या उससे अधिक हो जाए। तो जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा तब यह द्रव उबलने लगता है। तो उबलने की प्रक्रिया तब होती है जब उस द्रव का जो वाष्पदाब हो वह वाष्पदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। किंतु जब हम इसको डिफाइन करते हैं, क्वथनांक को डिफाइन करते हैं, तो उसमें एक हम मिनिमम लिमिट लेके चलते हैं, अर्थात वह ताप जिस पर
किसी द्रव का वाष्प दाब उस पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि वह जो ताप होगा वही उस द्रव का क्वथनांक होगा, क्योंकि जैसे ही उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वैसे ही आपका द्रव उबलने लगता है। इसलिए अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कहेंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। निश्चित तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि हम एक कर्व प्लॉट करें, यहाँ पे हम टेम्परेचर को ले लें और यहाँ पे हम वेपर प्रेशर को ले लें, तो हर टेम्परेचर पर कुछ न कुछ वेपर होगी। तो मान लें कि जो यहाँ पे टेम्परेचर है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे तो उस पर भी कुछ न कुछ वेपर प्रेशर रहेगा। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब इसकी एक अवस्था ऐसी आएगी जब इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जिस ताप पर ताप वृद्धि पर वाष्प दाब में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या 760 mmHg के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटित हुई होगी वही हमारा इस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ से नीचे एक लाइन खींच दें तो जहाँ पे टेम्परेचर है इसको कट कर रहा है, यही हमारा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसी का उपयोग करके अब हम क्वथनांक उन्नयन की संकल्पना को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक कर्व प्लॉट करें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर ले लें और यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लें, वाष्प दाब ले लें और यहाँ पे टेम्परेचर लें, तो होगा क्या? निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वाष्प दाब की मात्रा बढ़ती जाती है और एक मिनिमम टेम्परेचर पर भी कुछ न कुछ वाष्प दाब विद्यमान रहती है। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ा। इस ढंग से एक कर्व हमको प्राप्त होगा। तो टेम्परेचर की वृद्धि और वेपर प्रेशर में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। अब हम करें क्या? इसमें यदि हम अब विलयन के को कंसीडर करें तो विलयन में तो सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी मिला होगा। यह जो कर्व मैंने प्लॉट किया ये किसी द्रव के लिए था, यानी सॉल्वेंट के लिए था, ये तो विलायक का केस हो गया। अब यदि हम इसमें सोल्यूट मिला देंगे तो सोल्यूट मिलाने पर होता क्या है? उस निश्चित टेम्परेचर पर जो विलायक का वेपर प्रेशर था उसकी तुलना में जब उसमें सोल्यूट मिला देंगे तो जो विलयन का वेपर प्रेशर होगा वह कम हो जाता है।
अब अगर हम विलयन के लिए कर्व प्लॉट करें तो सपोज कीजिए इस टेम्परेचर पर विलायक का जो वेपर प्रेशर था वो इतना था, किंतु जब इसमें हम सोल्यूट मिला देंगे तो निश्चित तौर पे उसी टेम्परेचर पर विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा वह कुछ कम हो जाएगा। अब कम होगा, मान लीजिए हम यहां से शुरू करें, ऐसे ही जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अभी इसका टेम्परेचर मान लीजिए T डैश है, तो इसी टेम्परेचर पर जब विलयन का बनाएंगे तो विलयन का वेपर प्रेशर निश्चित तौर पे कम रहेगा। तो यहाँ से एक कर्व हम कुछ इस ढंग से कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं, और यह जो कर्व बनेगा वो विलयन की दशा में बनेगा। और यह विलयन बना कैसे है? जो विलयन बना है यह है विलायक प्लस विलेय, जहां पे विलेय हमारा क्या है? अवाष्पशील है, और जो विलायक है ये हमारा वाष्पशील। अब इस पे अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए रहे होंगे तो विलायक कहीं ना कहीं इसका वेपर प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के आसपास पहुंचा रहा होगा। इस कर्व को जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पहले T, फिर T डैश, फिर T डबल डैश, फिर T, और जब ये बढ़ता चला गया वेपर प्रेशर एक ऐसी जगह हाई रही होगी जहाँ पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया होगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब तथा द्रव का वाष्प दाब दोनों बराबर होगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा? वह जिस टेम्परेचर पर घटित हो रहा होगा वही हमारा क्वथनांक होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विलायक के केस में कर्व में जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे कर्व आगे बढ़ता चला गया, और एक पॉइंट यहाँ मिला जिस पर इसका वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो यह एक पॉइंट है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये विलायक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो यह जो पॉइंट आएगा, यह जो टेम्परेचर आया, यह तो हो जाएगा T0B। 0 इसलिए कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की दशा में B एक्रोनिम जो लगा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ गया T0B। अब जब सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो सॉल्यूशन भी टेम्परेचर बढ़ाने पर निश्चित तौर पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा वही इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम अगर T भी कर दें, तो यहाँ दिख रहा है कि TB टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, और T0B पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे TB और T0B दोनों क्वथनांक होंगे। यह होगा क्वथनांक विलायक का, क्वथनांक विलायक। नेक्स्ट होगा क्वथनांक विलयन का, जिसमें सोल्यूट भी मिला है TB। अब इससे दिख रहा है
कि इनमें बड़ा कौन है, टीवी ज़्यादा है या फिर T0 भी। तो ग्राफ से दिख रहा है कि यहाँ पे तो 0, अब इसके आगे जब हमने बढ़ाया तो पहले T0 भी आया, फिर टीवी आ रहा है। इसका मतलब टीवी की मात्रा ज़्यादा है और T0 भी की मात्रा कम है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी जो है यही क्या है, डेल्टा टीवी इस क्वथनांक उन्नयन। भाई जब हमने इसमें सोल्यूट नहीं मिलाया था तब इसका क्वथनांक T0 भी है, जब इसमें हमने सोल्यूट को मिला दिया तो इसका क्वथनांक टीवी आ गया और टीवी ज़्यादा है। इसका मतलब जब हमने इसमें सोल्यूट मिलाया तो इसका क्वथनांक बढ़ गया, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन हो गया। अब कितना क्वथनांक बढ़ा है इसे हमें निकालना होगा, तो सॉल्यूशन का क्वथनांक निकाल लीजिए और सॉल्वेंट का क्वथनांक निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो सोल्यूट के कारण कितना क्वथनांक बढ़ा है वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे यह वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी टीवी माइनस T0 डी। तो यही चीज आपकी क्या होती है, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन। और यह देखा गया है प्रयोग के रूप में, प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि यह जो क्वथनांक उन्नयन आता है, अर्थात प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि ये जो डेल्टा टीवी है, यानी किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन आता है, यह प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यम का मतलब मोललता से। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। उस विलयन में जो हमने सोल्यूट डाला, तो सोल्यूट डालने के बाद उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन को यदि हम मोललता में मेजर कर लें तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वह प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टीवी के। तो निश्चित तौर पे इसके आगे हम कर सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करें। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ से आएगा कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे क्या है, के बी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया गया है जिसे कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, से मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक आप देख रहे हैं कि यदि इसकी वैल्यू हम निकालें, इसकी यूनिट निकालें तो क्या होगी, के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई एम। और यहाँ पे डेल्टा टीवी इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री केल्विन, और मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी। इसको यदि हम ऊपर ले गए तो आ जाएगा केजी डिग्री केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कभी कभी यह पूछा गया है कि केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो आप जानते हैं परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम
यदि यम की वैल्यू 1 कर दूं, यदि हम 1 की वैल्यू 1 कर दें, अर्थात यदि यम इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी हो, तो इस फार्मूले से केबी का मान क्या आ जाएगा? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी। इसी को डिफाइन कर दिया जाए, अर्थात किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में हुए उस उन्नयन, उस वृद्धि के बराबर होगा जब विलायक के 1 किलोग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुला हो। अर्थात किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में हुए उस वृद्धि के बराबर होगा कि जब विलायक के 1 किलोग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुला हो। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोलें तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वही वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगी। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको क्वथनांक की डेफिनेशन देखनी है। यह कर्व इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड जो एक संकल्पना है ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात की गई है कि डेल्टा टी वी इज प्रोपोर्शनल टू यम। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू यम। मोलल उन्नयन स्थिरांक हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, हर विलायक के लिए अलग अलग होता है। न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी गई रहेगी। आपको मोलैलिटी ज्ञात करना रहेगा। मोलैलिटी ज्ञात करके उसके क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि डेल्टा टी वी क्वथनांक उन्नयन जब यह मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया, और मोलैलिटी आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर ही निर्भर कर रहा है, अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि डेल्टा टी वी एक या क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि डेल्टा टी वी या क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा टी वी इज प्रोपोर्शनल टू यम, और मोलैलिटी चूंकि विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं, तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अगला अणुसंख्य गुणधर्म है हमारा हिमांक अवनमन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन
इसमें भी हम सबसे पहले हिमांक को डिफाइन करते हैं। अभी तक हमारी सामान्य सी डिफिनीशन है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है हिमांक कहलाता है। अब हम इसके लिए एक नई डिफिनीशन देते हैं। जैसे हिमांक कब होता है? द्रव किसमें परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है? इसकी ठोस अवस्था, यानी वह ताप जिस पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। तो निश्चित तौर पे उस टेम्परेचर पर कुछ इसका वाष्प दाब होगा, ठोस अवस्था में रूपांतरित होते समय उस द्रव का जो वेपर प्रेशर होगा एक फिक्स होगा, वो वैल्यू फिक्स होती। तो हम कहें कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो हम वह कहेंगे कि वह ताप उसका हिमांक होगा। अर्थात वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। अब जरा सा इसको देखिए, अगर इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करेंगे? एक हम वेपर प्रेशर तथा टेम्परेचर के मध्य ग्राफ प्लॉट करें। ये हमारा टेम्परेचर हो गया, ये वेपर प्रेशर। तो निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं, अगर एक कर्व कोई ऐसा है, ये द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था का टेम्परेचर है, और जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वेपर प्रेशर इसका बढ़ता जाएगा, और यदि हम ताप को कम करेंगे तो इसका वेपर घटता जाएगा। एक और चीज आप जानते हैं कि जब कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाती है तो ठोस अवस्था में वेपर प्रेशर द्रव अवस्था की तुलना में काफी कम होता है, काफी कम होता है। तो उस चीज को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो इसको पीछे बढ़ाकर हम नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि तेजी से घटता है वेपर प्रेशर, तो उसे हम कुछ इस रूप में लेते हैं। ये तो द्रव अवस्था में था। सेम वही पदार्थ, जैसे अगर हम पानी ले लें विलायक के रूप में, अगर हम द्रव को वाटर ले लें तो द्रव अवस्था में जब वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर इस ढंग से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं तो यही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो इस कर्व के समतुल्य नहीं जाएगा, बल्कि इससे और तेजी से नीचे जाएगा। तो यह जो अवस्था है इसे हम कहेंगे सॉलिड फेस, सॉलिड अवस्था है। ये भी वाटर, किंतु यह सॉलिड रूप में विद्यमान है, तो सॉलिड का कर्व कुछ इस ढंग से आएगा। नेक्स्ट आपका
यदि हम इसमें सोल्यूट मिला दें, तो आप जानते हैं कि यदि अवाष्पशील सोल्यूट मिलाया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो प्रत्येक ताप पर जो विलयन का कर्व होगा वह प्योर सॉल्वेंट की तुलना में नीचे ही रहेगा। तो कुछ हमारा कर्व ऐसे आएगा, ऐसे। अब यहाँ पे ये आगे बढ़ता चला जाएगा और जहां यह सॉलिड अवस्था उसको टच किया वहीं से यह कर्व इसी के साथ खुलेगा। तो ये तो वाटर का, विलायक का सॉलिड रूप था और हमने अभी देखा था डेफिनेशन के अनुसार कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके सॉलिड अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो सॉलिड अवस्था का वेपर प्रेशर का कर्व है, ये वाला, और यह जो था ये प्योर सॉल्वेंट का था। जब हम इस कर्व को जिसमें विलेय मिला हुआ है उसको खींचते हैं तो कुछ इस ढंग से कर्व आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि विलयन की दशा में सॉलिड अवस्था में पहुंचने पर वो यहाँ इस टेम्परेचर पर आकर पहुंचता है और जब इसमें कोई विलय नहीं मिला था, शुद्ध अवस्था में था, तब यह यहाँ आकर के सॉलिड अवस्था में पहुंच जाता था। जब शुद्ध था तो सॉलिड अवस्था के कर्व को ये यहाँ टच करता था और यह टेम्परेचर था जहाँ पे है उसको अगर हम एक्स एक्सिस पे लाके मिला दें तो T0F हो जाएगा। और जब विलयन में इसको देखा गया तो इस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, इसे हमने यहाँ पे TF रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि TF is less than T0F, where जहां TF है क्या, TF विलयन का हिमांक है और T0F विलायक का हिमांक। अब यहाँ से यदि TF T0F से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि दोनों का हम डिफरेंस लें, ये जो वैल्यू आ रही है दोनों के बीच का डिफरेंस, यही हमारा हो जाएगा डेल्टा TF। तो डेल्टा TF होगा क्या, यही होगा हमारा T0F माइनस TF और यह होगा हमारा हिमांक ओनमन। हिमांक में आई कमी। इसे भी एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, यह जो वैल्यू होती है यह विलेय के मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ पे m क्या है, मोललता, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। यदि हम इसमें इसकी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू m, जहाँ पे KF एक नियतांक है
जिसे कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक, चूंकि अवनमन किसमें हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में हिमांक का अवनमन हो रहा है। यदि इसे हम पुनः इसकी यूनिट देखें तो जैसे वहां पे यूनिट आई थी सेम ऐसे इसकी भी यूनिट आ जाएगी। हम यहां पे ले लें इसको, Kf will be equal to delta TF डिवाइडेड बाई, आप जानते हैं कि डिग्री केल्विन में लिखा जाता है और ये मोल पर केजी, तो डिग्री केल्विन केजी पर मोल ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कि यदि हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक है क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, जैसे हमने पिछले वाले में किया था क्वथनांक के केस में, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी, इसको ले लें तो Kf विल बी इक्वल टू डेल्टा TF, अर्थात एक किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आएगी, जितनी कमी आती है उसे उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यहां से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने मोलैलिटी को 1 मोल पर केजी ले लिया, तब जाकर के Kf डेल्टा TF के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कहें कि 1 मोल पर केजी यानी 1 किलोग्राम में 1 मोल विलेय घुला हुआ है, तब उसके हिमांक में जो डिफरेंस आ रहा है वही Kf के बराबर। तो इस ढंग से यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक है क्या। तो यहाँ पे ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने देखा Kf की जो वैल्यू होती है वह आपको न्यूमेरिकल्स में दी रहेगी तथा यह प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित की गई है और फिक्स होती है। हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा, हिमांक में फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर जो प्रश्न बनते हैं या इसके पहले हमने जो क्वथनांक उन्नयन देखा था उसमें जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए इसी को थोड़ा सा अगर हम और डिटेल कर दें तो आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा और फिर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूले के रूप में अगर हम इस चीज को देना चाहें तो कुछ ऐसे दिया जा सकता है।
यहाँ पे KF डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। आप जानते हैं कि M है क्या? मोल पर kg। तो इसे हम लिख सकते हैं N यानी मोल ऑफ सोल्यूट, और यदि हम नीचे लिख दें वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा यम क्या बन जाएगा? उस दशा में N बन जाएगा N/W। ध्यान रखना है कि यह जो आएगा सॉल्वेंट ये kg में होना चाहिए। तो यदि हमें kg में कन्वर्ट करना हुआ, मान लीजिए ग्राम में दिया रहे और kg में कन्वर्ट करना रहे, हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो और हमें चाहिए, इसे निकालते समय हमें चाहिए किसमें? किलोग्राम में चाहिए। तब के लिए हम बता रहे हैं कि अब सॉल्वेंट किस में दिया गया हो, सामान्यतः ग्राम में दिया रहता है तो ग्राम में, अगर किलोग्राम में रहेगा तो ये काम करने की जरूरत नहीं। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई W। इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाई 1000 N/W। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? यदि इसको भी आप लिखना चाहें, इसे में और बढ़ा सकते हैं कि 1000 KF/W। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फार्मूला कुछ इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वास्तव में इस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मोलैलिटी को निकालना जानते हैं तो सबसे पहले मोलैलिटी वाला कंसेप्ट यूज करके मोलैलिटी निकाल लीजिए अलग, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में KF के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो बस हम यहीं पे रोकते हैं। इस पर तथा क्वथनांक उन्नयन पर जो न्यूमेरिकल होगा उसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।